कितने सिद्धांत पढ़ लिए हैं? 9 हो गए क्या? चलो 10वां और पढ़ लो एक। कितने हो गए? 9 हो गए ना? 10वां लिखो। चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत किसने दिया है? टोलमैन ने। चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत टोलमैन ने। देखो ये जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, और पूर्णाकार को इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टाल्ट। साइन यानी होता है उद्दीपक, यानी यहां साइन किसको माना गया है? उद्दीपक को। और गेस्टाल्ट आपका है ही, ये रह गया गेस्टाल्ट। उद्दीपक के नाम लेते ही ये बन जाता है व्यवहारवादी। क्या बन जाता है? व्यवहारवादी। और गेस्टाल्ट का नाम लेते ही ये बन जाता है संज्ञानवादी। अच्छा, इस टोलमैन साहब ने प्रयोग भी किया था। ये अभी मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लो आप, है ना? ये साइन गेस्टाल्ट थ्योरी है। प्रयोग इसने किया था चूहों पर। किस पर किया था? चूहा नहीं था, क्या थे? चूहे थे, बहुवचन में ना। ग्रुप थे, 2 ग्रुप थे, एक ए और एक ग्रुप का नाम रखा इसने बी। 2 ग्रुप बनाया चूहों के, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। इस सिद्धांत के 1-2 उपनाम भी लिखो। इस सिद्धांत को बोलते हैं प्रतीक सिद्धांत। प्रतीक सिद्धांत। इसी सिद्धांत को बोलते हैं अव्यक्त या अदृश्य सिद्धांत। ये अधिगम के ही है ना। और तीसरे को बोलते हैं उद्देश्य आधारित सिद्धांत। प्रतीक को तो इंग्लिश में बोलते हैं साइन लर्निंग थ्योरी। अव्यक्त को बोलते हैं लेटेंट लर्निंग थ्योरी। और उद्देश्य आधारित को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग थ्योरी। लिख लिया? अब लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। इसका मतलब मेरे से आधी स्पीड है आपकी, है ना?
ये मुझे लगता है इतने में मैं 2 बार लिख देता। अच्छा, इसका कारण ये नहीं कि मेरी स्पीड ज्यादा है, इसका कारण ये है कि ये मुझे याद है और आपको देख देख के लिखना पड़ रहा है। तो आप लोग देखते हैं एल एल, ए ए, टी टी, ऐसे लिखते हैं, तो टाइम तो लगता ही है उसमें। ऑब्जेक्ट बेस्ड, ये सब लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी। अब हर बार मेरे से लिखा नहीं जाता ना, मैं सोचू हर बार क्यों लिखें। उद्देश्य आधारित अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, हो गया। अच्छा, मैंने पिछला जो सिद्धांत बताया था ना आपको, इस सिद्धांत में मैं एक बात बोलने वाला था, लेकिन क्योंकि आप शांत हुए नहीं थे इसलिए मैंने सोचा पहले ये लिख देता हूं मैं। देखें, क्षेत्र बिंदु का सिद्धांत लिखा था हमने ना, क्षेत्र बिंदु का जो सिद्धांत लिखा था ना, इस सिद्धांत में हमने एक इसका उपनाम लिखा। देखो, ये तो समझ में आ गया था कि उपनाम जीवन दायरा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक संप्रत्यय बताया इसने जीवन दायरा, इसलिए जीवन दायरा का सिद्धांत कहते हैं। एक इसने संप्रत्यय बताया तल रूप, इसलिए तल रूप का कहते हैं। एक संप्रत्यय कौन सा बताया, इसलिए क्या बोलते हैं, सदिश कर्षण बोलते हैं। और 3 संप्रत्यय बताइए इसमें, इसलिए 3 संप्रत्यय हो गया। फिर इसको क्षेत्र बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र जिसमें रहकर बालक अंतः क्रिया कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्र का सिद्धांत कह दिया। और लक्ष्य सूझ, देखिए ये जो कुर्ट लेविन साहब थे ना, ये गेस्टाल्टवादी थे। क्या थे, गेस्टाल्टवादी। और कुर्ट लेविन साहब, गेस्टाल्टवादी जितने भी होंगे वो हमेशा सूझ की बात करेंगे, मतलब किसकी बात करेंगे, इनसाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इनसाइट। लेकिन इन्होंने कहा, आपको पता हो तो देखो, बालक, ये बालक था इनके लिए, और इसने एक निर्धारित क्या कर रखा था, लक्ष्य। और लक्ष्य तक आगे बढ़ने के लिए एक दिशा, ऊर्जा काम कर रही थी, जो तो इसको सही दिशा में ले जा रही थी, सदिश। और एक कृष्ण बल था जो इसको खींच रहा था नहीं था। ये एक बालक इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सूझ उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, सूझ का प्रयोग करता है, मतलब समझ कर सीखता है। और जो सूझ का उत्पन्न कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, लक्ष्य के लिए कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, लक्ष्य के लिए। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है, लक्ष्य सूझ। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, जब इनसाइट की बात आ जाए तो कॉलर, जब गोल इनसाइट की बात आ जाए तब कुर्ट लेविन। दोनों में अंतर ध्यान रखना है ना। इनसाइट की बात करें तो वो आपका कॉलर, और जब गोल इनसाइट की बात कर लें तो कौन हो जाएगा, कुर्ट लेविन हो जाएगा। और कुर्ट लेविन एक क्या था, गेस्टाल्टवादी। कुर्ट लेविन क्या है, गेस्टाल्टवादी, जो हमने पीछे लिख लिया है। और नहीं समझ में आए तो यहां पर भी लिख लेना, गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवादी होते ही आपके दिमाग में निश्चित आ जाएगा कि यह संज्ञानवादी अधिगम की बात करेगा, अंतर्दृष्टि की बात करेगा। ये लिख लिया ना आपने। अच्छा, अब इसका मैं एक बार प्रयोग बताता हूं आपको। इसने क्या प्रयोग किया, किसने, टोलमेन महोदय ने। इसने एक पिंजरा बनाया। क्या बनाया, और वो था भूल भुलैया प्रकार का। किसका था, भूल भुलैया प्रकार का। पहले भी हुआ ना ऐसे कई काम। भांडुरा ने बनाया था, हल ने। भांडुरा तो मूवी दिखाने ले गया था। अच्छा, अब देखिए इसमें एक यहां पर एंट्री गेट है। कौन सा गेट है, एंट्री गेट है। यहां पर कौन सा गेट है, एग्जिट गेट है। ठीक है, आपको याद हो तो हल ने यहां पर भोजन रखा था, रखा था ना। अच्छा, वो भोजन उद्दीपक होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन बाद में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे पुनर्बलन बोलते हैं हम लोग, उसको पुनर्बलन ही बोलेंगे ना। अब देखिए ध्यान से, इसने चूहों के 2 ग्रुप बनाए, एक कौन सा और एक कौन सा। इसने ए वाले ग्रुप को यहां छोड़ा, ठीक है, या कोई भोजन नहीं रखा है, कोई उद्दीपक नहीं है, भूल भुलैया प्रकार का बना दिया। एक चूहा नहीं है, कई सारे चूहे हैं, उनको यहां छोड़ दिया। अब ये चूहे बताओ, इससे बाहर आने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई जब पिंजरे में है तो निश्चित रूप से वो बाहर आएंगे, क्योंकि उनके सामने ये समस्या है, और समस्या आएगी तो हर व्यक्ति उसके समाधान का प्रयास करेगा। ये भी कर रहे हैं, लेकिन लोड नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो ये बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन चलते चलते आराम से मस्ती मस्ती से चल रहे हैं। मस्ती मस्ती से एक बार यूं उस रास्ते ऊपर झांक कर देख रहे हैं कि कौन कौन है, एक बार इधर देख रहे हैं कि कौन कौन है, आराम आराम से चल रहे हैं। देखो आप याद करके देखो, जब हमारे प्रेशर नहीं हो सामने
कोई लक्ष्य नहीं हो और हम लोग पढ़ रहे हैं तो कभी हम लोग पुष्पराज 2 देखते हैं, कभी सिंघम अगेन देखते हैं, कभी एक एपिसोड देख लेते हैं, कभी किसी की शादी में चले जाते हैं। धीरे धीरे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ये चूहे भी धीरे धीरे सीख रहे थे, लेकिन आखिर में सीखते हुए कहां आ गए? बाहर आ गए। इसने टाइम नोट कर लिया, कितने मिनट का था? 30 मिनट का समय लगा। इनको कितने मिनट का लगा? 30 मिनट का समय। ठीक है। दूसरा, अब की बार बी ग्रुप वालों को छोड़ा, ए ग्रुप वालों को बाहर निकाल दिया, ये तो निकल गए, बी ग्रुप वालों को यहां छोड़ दिया। अब की बार यहां भोजन रख दिया, गजब की खुशबू आ रही थी, भोजन रख दिया। अच्छा, अब ये चूहे इधर उधर झांकेंगे क्या? कोई लेना देना नहीं है बीच में कौन आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इनको कहां पहुंचना है? लक्ष्य तक पहुंचना है। अच्छा, ये निकलते 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 यहां पर आ गए। इनको टाइम लगा 20 मिनट का। कितना? 20 मिनट का। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं समझाने के लिए ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो भोजन था ये उद्दीपक था कि नहीं था? भोजन उद्दीपक था कि नहीं था? अच्छा, इस भोजन को उद्दीपक था, इसको तो इसने नाम क्या दिया है? चिन्ह दिया कि नहीं दिया? लेकिन वो जो पिंजरे में जो भूल भुलैया प्रकार के रस्ते थे, उन रस्तों को सीखने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? संज्ञान की। किसकी जरूरत पड़ेगी? संज्ञान की। इसलिए इस सिद्धांत का एक नाम और है, इस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक मानचित्र। क्या नाम है? संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत। अच्छा, संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। मुझे एक बात बताओ, बालक, ये जो चूहे थे ये धीरे 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 जाते जाते इन्होंने उस पूरे रास्ते का मैप, बाद में लिख लेना, पूरे रास्ते का मैप अपने मस्तिष्क में बनाया कि नहीं बनाया? अरे, पूरे रास्ते का मानचित्र अपने मस्तिष्क में बना लिया कि नहीं बना लिया? कॉग्निटिव मैप बनाया कि नहीं बनाया? फिर इसने दूसरे चरण में क्या किया? इसने दूसरे चरण में और चूहे लेकर आया। ये दूसरे चरण में और चूहे ला रहा है मान लो, या फिर मान लो जो बी ग्रुप वाले हैं इनके लिए उद्दीपक रखा था कि नहीं रखा था? ये जो बी ग्रुप वाले चूहे हैं इनके लिए अब की बार इसने उद्दीपक नहीं रखा। उद्दीपक नहीं रखा, उद्दीपक नहीं रखा तो ये इन चूहों को चलते 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 इनको भी 30 मिनट का समय लग गया। और जो एक ग्रुप वाले इनके लिए अब की बार उद्दीपक रख दिया, उद्दीपक रख दिया तो वो चलते चलते केवल कितने मिनट में निकल गए? 20 मिनट में निकल गए। तो इस प्रकार के प्रयोग कर रहा है। अब अपने को क्या समझ में आया, इसे क्या करना चाहता है, क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि बालक जो है ना, टोलमैन के अनुसार बालक जो है ना वो समझकर सीखता है। कैसे सीखता है? समझकर। लेकिन उसको यदि उद्दीपक दिया जाए ना तो वो उसका प्रदर्शन जल्दी कर देता है। समझ पा रहे हो ना? यदि प्रदर्शन कर देता है, उसका क्या कर देता है? प्रदर्शन। इसका मतलब जल्दी सीख जाता है यदि उसको उद्दीपक दे दिया जाए। लेकिन सीखेगा कैसे? समझकर सीखेगा। लेकिन यह कह रहा है कि जरूरी है क्या यदि उद्दीपक नहीं दिया जाए तो बालक सीखेगा नहीं? सीखेगा कि नहीं सीखेगा? यह कह रहा है आप टाइम पर मत जाइएगा, आप ये मत जाइएगा। लेकिन क्या एक ग्रुप वाले चूहों को आपने उद्दीपक नहीं दिया था, क्या उनको रास्ता नहीं मालूम हुआ क्या? अरे रास्ता मालूम नहीं हुआ क्या? वो बाहर नहीं निकले क्या? मतलब आपका उद्दीपक इस बात के लिए जिम्मेदार तो नहीं है कि उद्दीपक दिया जाएगा तो ही सीखेगा। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मुझे एक बात बताओ, इसमें उद्दीपक दिया जा रहा है, उद्दीपक को इसने कहा है साइन, और वो बढ़ गया व्यवहारवादी। पूर्णाकार का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट का मतलब संज्ञानवादी। अब मैं कहूंगा यह सिद्धांत व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांतों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण एक नहीं है, व्यवहारवाद की भी बात कर रहा है और संज्ञानवाद की। और जिस समय जो सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक दोनों की बात करें वो क्या माना जाएगा? ये मैंने आपको समझाया है ना, वो संज्ञानवादी माना जाएगा। मुझे बताओ, इस सिद्धांत को मैं प्रतीक सिद्धांत बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? साइन लर्निंग थ्योरी है, प्रतीक दे दिया इसमें सीधा सीधा। अच्छा, ये अव्यक्त या आदर्श सिद्धांत, लेटेंट थ्योरी। अच्छा, लेटेंट लर्निंग थ्योरी का मतलब होता है कि जब तक बालकों को उद्दीपक नहीं मिलेगा तब तक उनको अधिगम तो हो जाएगा, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? व्यक्त। उसको छुपा कर रखेंगे, वो सामने नहीं आएगा। इसका मतलब अव्यक्त या आदर्श से अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें
अधिगम तो हो रहा है लेकिन वो अधिगम व्यक्त नहीं किया जा रहा है। ये कह रहा है कि यदि एक ग्रुप वाले चूहों के सामने भी आप लोग उद्दीपक रख देते तो वो भी 20 मिनट में ही पहुंच जाते। इसका मतलब मैपिंग तो उनकी भी उतनी ही बन गई है जितनी बी ग्रुप वालों की बनी है। बस फर्क यह है कि उन्होंने क्या नहीं किया, उसको व्यक्त नहीं किया है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अव्यक्त। फिर कहते हैं कि व्यक्त तो वही करते हैं जिनका उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य। बालक बिना उद्देश्य के तो नहीं सीखता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, उद्देश्य आधारित। यदि आप उद्देश्य दोगे तो बालक जल्दी सीख जाएगा। फिर बताओ, उसने अपने रास्तों का मानचित्र अपने मस्तिष्क में बनाया कि नहीं बनाया, इसलिए क्या नाम हो गया, संज्ञानात्मक मानचित्र। कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी हो गया कि नहीं हो गया। ये कौन 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 है, ये टोलमैन। ध्यान रह जाएगा, ज्यादा कोई विशेष बातें कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें ये इतना सा ध्यान रख लेंगे ना हम लोग तो ही कोई सवाल अपना कभी गलत नहीं होगा। लिखो आप, इसमें एक लाइन लिखो आप, ये लिखना है। एक तो संज्ञानात्मक मानचित्र, कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी, एक उपनाम और लिखो इसका। हाँ, लिख लिया। चलो अगला सिद्धांत लिखो। नहीं, इसमें एक लाइन तो लिखो। यह सिद्धांत व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद का मिश्रण है। यह सिद्धांत व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद का मिश्रण है। दस हो गए। एक और लिखो, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत। क्या हो गया, गर्मी हो रही है क्या, तो लिखो चुपचाप, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया है, हाँ क्या, कौन, सभी सिद्धांतों का मिश्रण कैसे हो जाएगा, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रण है। हाँ, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रण है। सभी का सिद्धांत तो सब सारी बात नहीं कर रहा है, सब कुछ अनुबंधन भी नहीं कर रहा है। एडविन गुत्री, लिख लो लिख लो, एडविन गुत्री प्रतिस्थापन है ना। सब्स्टिट्यूशनल लर्निंग थ्योरी, सब्स्टिट्यूशनल लर्निंग थ्योरी। सब्स्टिट्यूशनल लर्निंग थ्योरी हो गया। बेचारा गोत्री, इसलिए एक उपनाम तो लिखे इसका, लिखो
समीपता, सामीप्य या निकटता का सिद्धांत। या निकटता का सिद्धांत। एकल या इकहरा प्रयास सिद्धांत। एकल या इकहरा प्रयास सिद्धांत। यह समीपता, समीपता या निकटता का तो सब्स्टिट्यूशन ही होता है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। एकल या इकहरा प्रयास मतलब होता है सिंगल ट्रायल। सिंगल ट्रायल या सिंगल कंडीशनल भी कहते हैं इसको कई बार। आप सिंगल ट्रायल लिखो। हाँ लिख लो, कंडीशनल बोलते हैं, लेकिन वो आगे दूसरे रूप में लिखवा दूंगा मैं। सिंगल ट्रायल लिख लो, सिंगल कंडीशनल लिखवाऊंगा मैं। हो गया क्या? ऐसी संभावना लग रही है कि चीजें याद हो जाएगी, या फिर यह मामला गड़बड़ हो जाएगा? हो जाएगी? ठीक है ठीक है। अरे छोरों पर तो भरोसा है मुझे, ये तो कर लेंगे याद पढ़ पढ़ा के, क्योंकि इनके तो वो दो प्रेरक काम कर रहे हैं। आपके तो केवल एक ही प्रेरक है कि नौकरी लगना है, बेरोजगार हो। इनके दो प्रेरक है। ये तो याद नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां? हैं? सही है। दूसरा विवाह है, नहीं कोई एक आध अपवाद हो तो अलग बात है, बाकी सबके यही समस्या चल रही है, भारी संकट है। देखो बीच बीच में बोलो मत, मत बोलो वरना यूपी और बिहार में तोरण मारना पड़ेगा। यहीं रुक जाओ तुम, ठीक रहेगा। देखो अब ध्यान से, एडविन गुथरी साहब थे। कौन थे? एडविन गुथरी साहब। इन्होंने एक दिन बेटे बेटे कहा, इन्होंने कहा कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले अरे पावलो क्यों माथापड़ी कर रहा है? किसकी? अनुबंधन स्थापित करने की। किसकी? अनुबंधन स्थापित। बोले 700 बार घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, भोजन दे रहा है, कुत्ते का दिमाग खराब कर दिया। अनुबंधन स्थापित हुआ, दिमाग खराब हो गया ना कुत्ते का। बोले तो तू बता क्या करे? बोले मैं एक बार में अनुबंधन स्थापित कर देता हूं। अच्छा, मतलब एक ही प्रयास में अनुबंधन स्थापित कर देता हूं। इसने कहा कि मैं एक ही प्रयास में अनुबंधन स्थापित कर देता हूं। इसने जो प्रयोग किया ना वो पीटर पर किया। किस पर किया? पीटर, एक 3 साल का छोरा था। पीटर एक लड़का था, 3 साल का बच्चा था, उस पर इसने प्रयोग किया खरगोश के साथ ही। हाँ, वॉटसन ने तो किया था अल्बर्ट के साथ। अल्बर्ट का तो सिर्फ 11 महीने का बच्चा था। इधर ये 3 साल का बच्चा है जिसका नाम है पीटर। अच्छा, प्रयोग तो चलो हो गया। इसने कहा कि मैं एक बार में अनुबंधन स्थापित कर देता हूं। लोगों ने कहा वाह यार कैसे कर देता है? बोले देखो, अनुबंधन स्थापित करने के लिए आप उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य निकटता ले आइए। उस प्राणी और उस उद्दीपक के मध्य निकटता ले आइए। क्या ले आइए? उस प्राणी और उद्दीपक को क्या ले आइए? समीप ले आइए। क्या ले आइए? समीप। समीप पे हो जाएगा, निकटता हो जाएगी, तो अनुबंधन एक बार में स्थापित हो जाएगा। अरे इस निकटता का तात्पर्य ये नहीं है कि घंटी जो वहां बज रही है लाके कुत्ते के गले में ही बांध दो, ये नहीं है।
इसका मतलब ये कह रहा है कि जिससे आपको अनुबंधन स्थापित करवाना है ना, वो जैसे मान लो भोजन है, तो आप उस भोजन से मिलता जुलता ही अस्वाभाविक उद्दीपक दो। निकटता का मतलब यह कि भोजन और घंटी में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है ना भोजन और घंटी में। इसने, अब उदाहरण देके समझाऊं, इसने ये कहा कि आप क्या करो, आप यदि कुत्ते को अनुबंधन स्थापित करवाना है ना, तो वो घंटी मत बजाओ, भोजन से एन वक्त पहले एक भोजन देने वाली प्लेट पास में रख दो उसके। यदि आप भोजन, जिसमें भोजन देते हो रोज, वो प्लेट यदि कुत्ते के पास ले जाकर रखोगे फिर उसमें भोजन डालोगे, तो कुत्ता एक बार में ही समझ जाएगा कि यार प्लेट आई है मतलब क्या आने वाला है भोजन। मुझे बताओ निकटता आई कि नहीं आई? ये निकटता का मतलब नजदीक लाना नहीं है, निकटता का मतलब है वो उससे निकट संबंधित हो। क्या हो? निकट संबंधित हो। इसका मतलब ये अपने को ये कह रहे हैं कि जो आपने घंटी थी ना, वो जो जिसमें कोई संबंध नहीं था, इस प्रकार के उद्दीपकों को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित कर दो। और प्रतिस्थापित करो और उसके संबंध में ऐसा एक उद्दीपक लेके आओ जो उससे बहुत मिलता जुलता हो। इसलिए उद्दीपकों के प्रतिस्थापन की बात कर रहा है। इसलिए इसका सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन या स्थानापन्न का सिद्धांत। कौन है? एडविन गुथरी। इसका इंग्लिश में हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट यानी एक की जगह दूसरा ले आना, वही तो सब्स्टिट्यूट होता है ना। फिर समीपता या सामीप्य या निकटता का सिद्धांत कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसको? अच्छा बताओ, प्रयास तो एक ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बार बार प्रयास तो नहीं कर रहा है ना। एक ही प्रयास में क्या स्थापित हो रहा है? अनुबंधन स्थापित हो रहा है। इसलिए एक बात और सामने निकल कर आई, एक ही प्रयास में बच्चा सीख रहा है, तो पुनर्बलन का क्या काम है? पुनर्बलन तो कब पड़ता है? जब बार बार प्रयास करवाओगे तो पुनर्बलन देना पड़ेगा अपने को। भाई एक बच्चा एक क्रिया को एक बार में नहीं सीख रहा है, वो कई बार में सीख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो जब गलत करेगा पुनर्बलन देंगे नहीं, वो सही करेगा उस क्रिया को तो पुनर्बलन देंगे। इसका मतलब बार बार पुनर्बलन देके उसे क्रिया सिखाई जा सकती है ना। इसने न केवल पावलोव को आड़े हाथों लिया, स्किनर को भी कहा, बोले तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है, एक बार में ही सिखा देना है, तो तेरा पुनर्बलन कहां काम आएगा। इसलिए इसने पुनर्बलन के किसी प्रकार के कोई महत्व को समाप्त कर दिया। इसलिए इसे अपुनर्बलनवादी कहते हैं। हम कहते हैं कि इसने पुनर्बलन का महत्व ही समाप्त कर दिया। अच्छा, ये इतना सा समझा ही रहा था लोगों को, उसके बाद थोड़े बड़े बड़े लोग आ गए, उन्होंने कहा रे दिमाग खराब मत कर, एक बार में अनुबंधन स्थापित नहीं होता है, हर बार उद्दीपक एक जैसा नहीं होता है, उसका निकट संबंधी उद्दीपक नहीं होता है, कई बार उद्दीपक दूसरे भी होते हैं। इसने कहा इतना मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि एक बार में ही करवा दो, एक बार में अनुबंधन स्थापित करवा दो। ठीक है, अब हमने इसको इतना ही जान लिया है, हमने इसको इतना ही जान लिया है, याद रह जाएगा ना, ये जानना ही इतना ही है। 2 लाइन लिख लो इसमें। लिखो, गुथरी गुथरी बुरा लग रहा है क्या शब्द? नहीं, थोड़ी इज्जत दो इसको। लिखो, गुथरी महोदय ने, गुथरी महोदय ने उद्दीपकों के प्रतिस्थापन के आधार पर, उद्दीपकों के प्रतिस्थापन के आधार पर, उद्दीपकों के प्रतिस्थापन के आधार पर, प्रतिस्थापन के आधार पर केवल एकल प्रयास में ही, एकल प्रयास में ही अनुबंधन स्थापित करने पर बल दिया। एकल प्रयास में ही अनुबंधन स्थापित करने पर बल दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं होता है। इनके अनुसार पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं होता है। पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं होता है। हो गया? चलो अगला सिद्धांत लिखो। कितने हो गए?
11वां करवा के तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आत्मा भटकेगी। 12वां ही करवाते हैं ना। लिखो 12वां। ठीक है सीता, मन लग रहा है, फिर ठीक है। अरे तुम रहने दो, तुम रहने दो, मुझे पता है तुम क्या कह सकते हो। लिखो अगला लिखो। लिखो, देखो ये दुनिया इसी प्रकार की है। अब यदि ये बेच कंप्लीट हो जाए ना, मैं तो ये हाथ जोड़ जोड़ के काम निकाल रहा हूं, ये बेच कंप्लीट हो जाए ना, यदि इस बेच कंप्लीट होने के पहले यदि इसी तरह को कोई कुछ हो जाता है, उदाहरण स्वरूप, किसके स्वरूप, उदाहरण स्वरूप, वो मतलब, हाँ, यदि हो जाता है तो मुझे लगता है कि मुझे आईपीसी की धारा 302 खानी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर सारे के सारे कहेंगे हाँ उस दिन, वही कारण है। उस दिन के बाद उनका दिमाग, है ना, फर्क है ना। ये आप जैसे लोग है ना, इनकी वजह से मुझे धारा 302 धारा 302 इनकी वजह से जाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। ये दुनिया इसी प्रकार की है, पक्ष और विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो होते हैं ना, अरे गांव में नहीं, निर्दलीय नहीं, गांव में आपको पता है छान, जानते हैं आप छान, छान मतलब छपरा, जिसमें घास पूस पूस से बनाई जाती है ना, पानी से बनाई जाती है ना, आप जानते हैं छान, मेनिया कहते हैं क्या उसे, मेनिया, आप जो भी कहते हो, लंबी चौड़ी बनाई जाती है। अच्छा, उसको अपनी बनाने के बाद उसको अपनी जगह स्थापित करना पड़ता है, स्थापित एक व्यक्ति नहीं कर सकता। आजकल तो क्रेन व्रेन आ गए, लेकिन फिर भी आसपास के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, किया जाता है, फिर वो उनको पकड़ के इन सब के सब उसके नीचे जाके इन फिर उसको उठा के इन रखते हैं। अच्छा, वो आदमी जो जितने सारे लगे हुए हैं ना, उसमें 20 आदमी या 25 आदमी, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ये कहता है हाल लो, हाल लो, हाल लो है कि नहीं है। वो जो मोटिवेटर होते हैं ना, उनकी वजह से गड़बड़ होता है। लिखो, अरे होते हैं ऐसे व्यक्ति, वो इंपॉर्टेंट वही है, वो काम उन्हीं की वजह से होता है। लिखो, मैं जो कहना चाहता हूं वो इसी तरह समझ रही है, और मैं भी समझ रहा हूं। लिखो, अरे हाँ, समझ गया, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। 12 नंबर लिखो। अरे रुको, तो 12वां इतना आसानी से होता है क्या यार, बहुत टाइम लगता है। लिखो, आनुभाविक ऑब्लिक अनुभवजन्य ऑब्लिक अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, ये किसने दिया, कार्ल रोजर्स ने। अच्छा, ध्यान रखना है, ये कार्ल रोजर्स मानवतावादी थे। क्या थे, मानवतावादी। डन, कौन कौन होंगे वो तू तय करेगा। हाँ, हो गया क्या, किसकी, एक्सपीरियंस्ड लर्निंग।
एक्सपीरियंस यानी अनुभव। एक्सपीरियंस्ड लर्निंग। हो गया क्या? अनुभाविक या अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। अच्छा, एक दिन कार्ल रोजर्स बैठा था। कौन बैठा था? कार्ल रोजर्स ने उन सबको बुलाया, बोले इधर आओ। अब तक कितने लोग थे? 11 लोग। 11 लोग थे ना। उन सबको बुलाया और पूछा कि कैसे कैसे सीखता है। सबने अपने अपने ज्ञान दे दिया। बोले मूर्खों, बालक केवल अनुभव से सीखता है। बालक किससे सीखता है? अनुभव से सीखता है। इस लोगों ने कहा यार फिर हमने झूठी माथा पड़ी कि इतने कुत्ते लटकाए, बिल्लियां लटकाई। बोले सब सब बकवास है। कैसे सीखता है? अनुभव से सीखता है। तो फिर कहा अनुभव से हर कोई बालक सीख जाता है? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। वही बालक सीखता है जो बालक क्लास में जागता रहता है। कौन सीखता है? जो जागता रहता है। इसने कहा कि पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति कौन होना चाहिए? पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अधिगम करता है। इतनी सी बात है इसकी। फिर होना क्या चाहिए? पूर्णतः क्रियाशील। इसने कहा कि क्लास में यदि सो रहा है ना, नींद ले रहा है, या क्लास में किसी दूसरे काम में लगा हुआ है, टीचर पढ़ा रहा है और वो खुद लिख रहा है, समझा रहा है, इसका मतलब वो पूर्णतः क्रियाशील नहीं है। तो उसको ये अनुभव नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो नहीं सीखेगा। ठीक है, लिख लो एक लाइन। 12वां छोटा ही है ना, आजकल बंद होने लग गए हैं 12वां। छोटा सा करते हैं, लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कोमास में लिखना होगा ना। पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति, पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति, पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति इन्वर्टेड कोमा वापस बंद कर लो। पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति अपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर अधिगम करता है। अपने अनुभवों के आधार पर अधिगम करता है। उदाहरण सबके कोई जरूरी थोड़ी है, है ही नहीं इसका कोई उदाहरण। आप में से कोई भी जागता हुआ आदमी अपने अनुभव के आधार पर सीख जाएगा। उदाहरण क्या होगा इसका? समझ गए क्या? हो गया 12वां? 13वां करवाएं? नहीं नहीं, 13वें के बगैर तो कहते घड़ा भरे बगैर तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो फिर काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ कोई मतलब ही नहीं है, हैं? हाँ, लिखो 13वां। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत कौन है? अब्राहम मैस्लो। ये कौन है? मानवतावादी। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मानवतावादी है ना। नीड हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी। लिखो।
देखो यह सिद्धांत है। मानवतावादी क्या होता है, लेकिन मानवतावादी क्या होता है यह समझ में नहीं आता। मानवतावाद उस विचारधारा का नाम है जो मानव को मानव समझती है। मानवतावाद उस विचारधारा का नाम है जो मनुष्य को मनुष्य समझती है। तो आपको क्या लग रहा है, बाकी समझते नहीं है? नहीं समझते हैं। दुनिया मनुष्य को केवल और केवल माध्यम के रूप में काम कर रही है, माध्यम के रूप में, साधन के रूप में काम में ले रही है। जबकि मानवतावाद विचारधारा यह कहती है कि मानव मानव होता है। मानव पहले मानव होता है, उसके बाद आपका मजदूर होगा, अधिकारी होगा, शिक्षक होगा, बालक होगा, वो उसके बाद की बात है। पहले वो क्या होता है, मानव। मानवतावाद विचारधारा यह कहती है कि चाहे व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती कर दी हो, चाहे भले आप उसे जेल में रखें, लेकिन एक इंसान की तरह रखें, क्योंकि वो पहले क्या होता है, मानव होता है। नहीं, और बताऊं दोबारा, मानवतावाद ऐसे नहीं होता है। मानवतावाद बहुत बड़ी विचारधारा है। ये तो मैंने एक शब्द लिख लिया ताकि आपके सामने दिक्कत नहीं हो। आपने कभी रेनेसा का नाम सुना है क्या? रेनेसा किसी लड़की का नाम नहीं है। रेनेसा इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है पुनर्जागरण। सुना है पुनर्जागरण? अरे भारत के इतिहास में भी धार्मिक पुनर्जागरण सुनते हैं आप लोग, सुनते हैं पुनर्जागरण वगैरह। किसके बारे में सुनते हैं? कौन है पुनर्जागरण के प्रणेता वगैरह? राजा राम मोहन राय है कि नहीं है? भारत में ये पुनर्जागरण के प्रणेता है। अच्छा, इन राजा राम मोहन राय से तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आपको दुनिया से आ सकता है। दुनिया में पुनर्जागरण आया था ना, वो आया था 14वीं से 16वीं सदी में। 16वीं सदी के आसपास पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी इटली से। कहां से हुई थी? इटली से, रोम से हुई थी। कहां से हुई थी? रोम से। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या। आपको बताओ तो रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। बताओ राजा कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। और शक्तिशाली राजा होगा ना, वो अपनी प्रजा को जैसे चाहेगा ना वैसे ट्रीट कर सकेगा। और आपको बताओ तो इन रोमन सम्राटों ने समय रहते हुए ईसाई धर्म को अपना लिया था। यदि राजा ईसाई धर्म को अपना रहा है तो उसकी प्रजा को ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे नहीं तो वो धर्म खतरे में नहीं चला जाएगा क्या? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि राजा जितना शक्तिशाली होगा उतना ही वो प्रजा पर हावी हो पाएगा। अब वो तो उस टाइम का राज तत्व था, राजकाल था। कौन सा संविधान था, कौन सा लोकतंत्र था? कुछ नहीं था। जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया वो ठीक है, नहीं अपनाया उनको रातों रात मार दिया गया, काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसलिए वो ईसाई धर्म। अब मुझे बताइए, पूरी दुनिया में आधी से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म की हो गई कि नहीं होगी? ईसाई धर्म की हो गई। अच्छा, अब ईसाई धर्म कोई व्यक्ति पर धर्म को हावी करने के लिए, चाहे मैं भले हिंदू धर्म का हूं, मुझ पर धर्म को हावी करने के लिए आपको धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेगी, वरना तो मुझ पर धर्म हावी थोड़ी हो जाएगा। धीरे 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 ईसाई धर्म में इतनी रूढ़िवादिता, इतने पाखंड फैल गए, इतना मुश्किल हो गया कि व्यक्ति का सांस लेना दूभर हो गया बिना धर्म के। अब व्यक्ति को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, धर्म को ही सब कुछ समझा जा रहा है। व्यक्ति को केवल एक प्रतीक समझा जा रहा है, और धर्म जैसा कह रहा है ना वैसा ही हो रहा है। धीरे 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 जब आदमी क्या करता है, जब जटिलता आती है तो आदमी सरलता का रास्ता ढूंढता है, सरलता का मार्ग ढूंढता है। आपको पता है भारत में भी ऐसी स्थितियां रही है इतिहास में। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे अपने धर्म इतना आडंबर और पाखंडवीन हो गया था। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा हो गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धर्म ने व्यक्ति को जकड़ लिया था। कर्मकांड, पाखंड, यज्ञ, बलि इतना जकड़ लिया था कि लोगों को एक ऐसा माध्यम चाहिए था जो उनको उस जकड़ता से, उस कठिनता से बाहर निकाल दे। और उस टाइम आपको पता हो तो 2 सिंघम पैदा हुए थे भारत में, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है, मध्यम मार्ग पर चलते रहो, मोक्ष मिल जाएगा। मुझे बताओ दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को चाहिए तो मोक्ष, क्योंकि वो डरता है भगवान से, लेकिन वो मुश्किल रास्ते पर नहीं चल सकता है। कौन से पर चल सकता है? सरल पर।
अब एक व्यक्ति कह रहा है कि आपको मोक्ष मिलेगा, इसके लिए आपको पूरा जीवन समर्पित करना पड़ेगा, इतने रुपए लगेंगे, ये पाखंड करने पड़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि कुछ नहीं लगेगा, फ्री में ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दुनिया किसकी ओर आएगी? इसलिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी पॉपुलर हुए थे, क्योंकि उस टाइम समाज को आवश्यकता थी। समाज को क्या थी? आवश्यकता थी। ये चीजें धर्म से जुड़ी हुई, मैं तो उसकी समझा रहा हूं। उधर उधर भी यही हुआ, ईसाई धर्म में भी भयंकर रूप से जटिल धर्म हो गया। जब जटिल हो गया, धर्म ने मनुष्य को इतना जकड़ लिया था कि व्यक्ति इसका सांस लेना दूभर हो गया। तब कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हुए, जैसे आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर, नाम सुना है ना? ये धर्म के विरुद्ध खड़े हुए, और जो जो धर्म के विरुद्ध खड़े हुए उनको जिंदा जला दिया गया था सरकार द्वारा, राजा द्वारा। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप उस शासन के सामने खड़े होंगे और उसके विरोध की बात करेंगे तो आप लोग या तो मार दिए जाओगे, या खत्म कर दिए जाओगे, या आप लोग जेल में डाल दिए जाओगे। तो वो उनकी ऐसी हालत हो गई थी। तब धीरे धीरे इस समाज ने अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया। फिर एक दिन बदलाव तो होगा ही ना, और बदलाव हुआ। उस बदलाव की शुरुआत हुई थी इटली से। कहां से हुई थी? इटली से, रोम से उसकी शुरुआत हुई, और धीरे 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 वो फिर पूरे यूरोप में और पूरे महाद्वीपों में फैलता गया। उन इटली वाले से जहां से शुरुआत हुई थी, उन्होंने, लोगों ने कम से कम सांस लेना शुरू किया था। उन्होंने ये कहा कि धर्म पहले नहीं है, पहले मनुष्य है। पहले कौन है? मनुष्य है। वो विचारधारा जब पूरी दुनिया में आगे बढ़ी तो उसको एक नाम से जाना गया, उसका नाम था मानवतावाद। क्या नाम था? मानवतावाद। तो ये लोग क्या थे? मानवतावादी थे। अपने तो यही पूछा जाता है कि ये मानवतावादी कौन है, मानवतावादी कौन नहीं। अपने को इनकी विचारधाराएं नहीं पूछी जाती। तो कॉल रोजर्स क्या था? मानवतावादी। अब्राहम मैस्लो क्या था? मानवतावादी। लिखो। बता दिया भाई मैंने ना कि आपने मानवतावादी पूछा। तो नेक्स्ट लिखो। पहले प्लानिंग करके आ रहे हो क्या? जाओ जाओ। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है, अभिप्रेरणा से अधिक संबंधित है। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा से, यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से अधिक संबंधित है। अभिप्रेरणा से अधिक संबंधित है। अतः इसका अभिप्रेरणा नामक बिंदु में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन किया जाएगा। हो गया? अधिगम के सिद्धांत पूरे हो गए हैं। अधिगम के सिद्धांत पूरे हो गए, सिद्धांत पूरे हो गए। सबसे ज्यादा यही थे, सबसे मुश्किलात यही पैदा करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है। क्या? प्री में इतने ही है, पूरे इतने ही है। पूरी दुनिया में, भारत के किसी भी एग्जाम में इतने ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहले तो क्या होता था कि, मैं बताऊं थोड़ा थोड़ा चेंजेस कहां आता था। अरे सुने रे, ए छोरो सुने। पहले तो प्री में तो ये भी लिखा हुआ है कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी अधिगम के सिद्धांत। अब व्यवहारवादी और संज्ञानवादी तो सभी है, तो सभी आते थे। प्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पहले ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम होता था उसमें अलग से लिखते थे कि अधिगम के सिद्धांत, और फिर कोष्टक में लिखते थे व्यवहारवादी सिद्धांत। इसका मतलब ग्रेड सेकंड में पहले हमें केवल कौन से पढ़ने पड़ते थे? संज्ञानवादियों पर लोड नहीं लेना पड़ता था। पिछले एग्जाम से उसको भी हटा दिया, उसमें केवल इतना ही लिख दिया अधिगम के सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या हो गया?
दोनों हो गए। और आजकल एग्जामिनर व्यवहारवादी को पूछता ही कम है, किसको ज्यादा पूछता है? संज्ञानवादी को अधिक पूछता है, क्योंकि जमाना किसका आ गया? संज्ञानवाद का आ गया। खैर, एक टेबल बनाइए। बनाइए क्या, आप तो केवल मुझे लगता है बना लीजिए। आप लोग एक टेबल बनाइए। अरे आवाज किए भी नहीं। अरे रुक जाओ, चलो छुट्टी कर दूंगा नहीं मैं। तुम तो चाहिए ही रहे हो ना। हाँ हाँ। प्राचीन या आधुनिक। छोरो रुक जाओ तुम, मैं पता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। रुक जाओ, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सिद्धांत बहुत मुश्किल से पूरे हुए। हैं? अरे रहने तो, तुम रहने तो रहे। मैं तुम्हारी क्लास पास किया हुआ हूं, है ना। आप वाली परिस्थितियों से मैं गुजरा हुआ हूं, हैं। आपके जमाने में मैं भी रहा हूं, मुझे भी पलंग के दोनों साइड से उतरने का अधिकार था। अब नहीं है, हैं। अब तो एक साइड से पूछ कर उतरना पड़ता है। लिख लिख लिया आपने? टेबल बनानी है बिना आवाज किए। ऐसे ही जैसे मैंने बनाई है ना, वैसे ही। भड़क ही नहीं लिखा, ना धक्के लिखा, ना पुटे लिखा। केशर भले लिख लिया। हाँ, उतार लिया। किसके, तो मैं बता रहा हूं ना वे, ऊपर कुछ नहीं लिखना है। मैंने कहा ना, ना धक्का लिखना है, ना पुटे लिखना है, ना भड़े लिखना है जैसे ही लिखना है। समझ में कहां के हो आप? हैं? चित्तौड़गढ़ से। अरे धक्के मतलब होता है कि आगे, पुटे मतलब होता है पीछे, भड़े मतलब होता है और। तो आपको क्या लगता है मैंने भी तो यहीं आके सीखा है? हैं? रुक जाओ, शांत हो जाओ। व्यवहारवादी, एक एक नंबर सिद्धांत से शुरू करो। सिद्धांत नंबर 1 से शुरू करो। पहला सिद्धांत किसका था?
आपको मुझे ये बताना है कि मैं कौन से सिद्धांत को कहां रखूंगा। समझ पा रहे? बताओ, सबसे पहला कौन सा था? थोंडाइक का। कहां रखूंगा थोंडाइक को? व्यवहारवादी में। अच्छा, जिसको ऑब्जेक्ट सुनो तुरंत प्रभाव से हाथ खड़ा कर लेना। थोंडाइक मैंने यहां रख दिया। नंबर 2 किसका है? कहां रखूंगा? व्यवहारवादी। या कोई डाउट है? ये हो गया पावलोव। अच्छा, तीसरा कौन है? स्किनर। बताओ देखिए, स्किनर को कहां रखें? हैं? व्यवहारवादी। कोई ऑब्जेक्शन? ये हो गया स्किनर। अच्छा, उसके बाद कौन है? कॉलर। कॉलर को कहां रखूं? संज्ञानवादी। संज्ञानवादी में तो 2 है, प्राचीन ही रखना है। अच्छा, आपके कहे अनुसार मैंने यहां रख दिया किसको? कॉलर को। अगला हल। बताओ, हल को कहां रखना है? व्यवहारवादी। कितने लोग मान रहे हैं हल को संज्ञानवादी में रखना है? हाँ, आराम से हाथ खड़ा करो बोले। कितने मान रहे हैं व्यवहारवादी में रखना है हल को? कितने मान रहे हैं मानवतावादी में रखना है? तो फिर कहां मान रहे हैं? अरे, हल ने क्या प्रयोग किया था मुझे तो ये बताओ। हल ने प्रयोग क्या किया था? जो ये भूल भुलैया से रास्ता था ना। अच्छा, कौन था? हल था। हल संज्ञानवादी में। अच्छा, हल ने नजदीक जाके चूहे को बताया, बेटा देख वो रास्ता है, ये रास्ता रास्ता बताया था। करके सीखा था, लगातार क्रिया दोहराई, तब जाके वो 2 मिनट में बाहर आने लगा था। बताओ क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। दिमाग लगाते नहीं है। और कौन है? बांडुरा। कहां रखूंगा? कितने लोग मान रहे हैं व्यवहारवादी में आएगा? बांडुरा। कितने मान रहे हैं संज्ञानवादी में आएगा? बाकी वाले समझ में नहीं बैठ रहे हैं। अरे, ये जो मैं बता रहा हूं ये समझ में नहीं बैठ रहा है कि सौदा है? समझ में नहीं बैठ रहा है तो आपने सिद्धांत नहीं पढ़ेगा मेरे से। पूरा नहीं पढ़ा गया अभी तक जो मैंने पढ़ाया। नींद थोड़ी लिए बीच में। फिर ये सब क्या कारण हो सकता है? मैंने एक एक चीज समझाई है ना। व्यवहारवादी क्या होता है, संज्ञानवादी क्या होता है? व्यवहारवादी वह होता है जो करके सीखने पर आधारित है। संज्ञानवादी वह है जो समझ के सीखने पर आधारित है। आपको बताओ तो मैंने अल्बर्ट बांडुरा में यह लिखवाया था कि यह संज्ञानवादी और व्यवहारवादी है। फिर मैंने इसके टिक लगवाया और मैंने कहा दोनों ने उसको मानना क्या है? संज्ञानवादी। कोई डाउट थोड़ी था इसमें। बांडुरा पहली बार ही पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? पहली बार ही? कभी मनोविज्ञान पढ़ा नहीं ना? अरे, आपको कौन पूछ रहा है? हाँ, आपको पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा समझ में नहीं आ रहा। पीछे मत देखिए, आपको ही पूछ रहा हूं। अरे, मेरा टारगेट आप है, चश्मे वाले। हाँ हाँ, आपने कहा समझ में नहीं आया तब पूछ रहा हूं। पहली बार ही पढ़ रहे होगे मनोविज्ञान, तब तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन समझने का प्रयास करना घर जाके। इधर देखो, बांडुरा कौन है? संज्ञानवादी है। अगला बोलो। जेरोम क्या था? संज्ञानवादी। ये लो, अरे आधुनिक है ना। वेरी गुड। ये लो, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। अगला कौन था? डेविड। अच्छा, डेविड आसुवेल को कहां रखूं? आधुनिक संज्ञानवादी में। वेरी गुड। आपके कहे अनुसार मैंने लिख दिया डेविड आसुवेल। ये हो गया डेविड आसुवेल। और बताओ देखिए अगला
कुर्त लेविन। अच्छा, कुर्त लेविन को कहां रखूं? कहां रखूं? संज्ञानवादी में, इसमें, इसमें प्राचीन में। कुर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी संज्ञानवादी है। गेस्टाल्टवादी तो अपने आप में ही संज्ञानवादी है। तो यहां कौन आ जाएगा? कुर्ट लेविन। और बताओ, टोलमैन कौन था? कितने लोग मान रहे हैं टोलमैन व्यवहारवादी है? हाथ खड़ा करो, देखिए, बहुत बढ़िया। कितने लोग मान रहे हैं कि टोलमैन संज्ञानवादी है? दोनों है, दोनों का मिश्रण है। और दोनों होते ही क्या करेंगे? संज्ञानवादी। बताओ, इतना कह दिया था मैंने कि दोनों होते ही तो कहां ले जाना है? संज्ञानवादी। तो ये कौन हो गया? टोलमैन। अरे टोलमैन आधुनिक में तो नहीं आएगा क्या? क्योंकि क्या, किसको फेंक रहा है? चूहों को फेंक रहा है पिंजरे में। मनुष्य की कक्षा कक्ष शिक्षण की बात नहीं कर रहा है। हाँ, अगला बताओ, कौन है? एडविन गुथरी। अच्छा, गुथरी कहां रखेंगे? मानवतावादी। मानवतावादी में तो दो ही है ना, ये नहीं है, तो इसको कहां रखेंगे? संज्ञानवादी। वेरी गुड, हाथ खड़ा करो, देखें कितने लोग हैं जो संज्ञानवादी मान रहे हैं इसको। मैंने इस एक में नहीं बताया आपको जानबूझ के, मुझे पता था ये। मैं एक बार तो बता रहा था वहां, फिर मैंने कहा वहां नहीं बताऊंगा, मैंने आगे चलने दे। अरे जो भी अनुबंधन की बात करेगा, अनुबंधन स्थापित करवाने की बात करेगा, उद्दीपक की बात करेगा, वो कौन होगा? व्यवहारवादी। ये किसकी बात कर रहा है? उद्दीपक और अनुबंधन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि बार बार क्रिया नहीं करवानी है, एक बार ही करवानी है, क्रिया करवानी है, समझाना नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? गुथरी कहां जाएगा? व्यवहारवादी में। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? मानवतावादी। इतने ही है ना? एक बार और देखिए, अब लिखिए मत, एक बार सुनिए, बात सुनिए मेरी। थोंडाई कह रहा है उद्दीपक के कारण सीखता है। किसके कारण? पावलोव कह रहा है अनुबंधन के कारण सीखता है। स्किनर कह रहा है पुनर्बलन के कारण सीखता है। हल कह रहा है आवश्यकता के कारण सीखता है। गुथरी कह रहा है, गुथरी समीपता के कारण, उद्दीपक प्रतिस्थापन के कारण सीखता है। उद्दीपक प्रतिस्थापन किया ना इसने। कॉलर कह रहा है सूझ के कारण सीख रहा है। बांडूरा कह रहा है अनुकरण के द्वारा सीख रहा है। किसके द्वारा? कुर्ट लेविन कह रहा है, कुर्ट लेविन चिन्ह पूर्णाकार संज्ञानात्मक रूप से सीखता है, संज्ञानात्मक मानचित्र बनाता है। टोलमैन ने क्या कहा? तो टोलमैन कह रहा है संज्ञानात्मक मानचित्र बना रहा है। यह कुर्ट लेविन भी कह रहा है संज्ञानात्मक रूप से ही सीखेगा। दोनों संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं। जेरोम ब्रूनर अर्थपूर्ण अधिगम और समझ से सीखता है। अर्थपूर्ण अधिगम और समझ से, यह भी कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम और समझ से सीखता है। कॉल रोजर्स कह रहा है अनुभव से सीखता है। यह कह रहा है, यह कह रहा है अभिप्रेरणा से सीखता है। किसे सीखता है? अभिप्रेरणा से। इसकी बात और आगे कर लेंगे, बस इतनी सी बात थी। 3 दिन से बकवास करवाते जा रहे हो। हाँ, हाँ, मैंने कुत्ते पिल्ले नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जिन्होंने कक्षा कक्ष शिक्षण की बात की है ना, डायरेक्ट क्लासरूम में खड़े हो गए, वो आधुनिक में आएंगे। और उसके अलावा जितने भी है ना, वो सारे प्राचीन में आएंगे। ये तो क्लासरूम की तो बात ही नहीं कर रहे ना। यस, कौन? हाँ, नहीं, ये सीधी क्लासरूम शिक्षण की बात नहीं कर रहा है। ये बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहा है जहां जहां जा रहा है। ये डायरेक्ट रूप से कक्षा कक्ष पर नहीं उतर रहा है ना।
अरे तो जरूरी थोड़ी, मैं तो ये कह रहा हूं कुछ सीधा क्लास में खड़ा रहकर कहेगा ना कि बालक क्लास में ऐसे पढ़ाओ, वो तो आधुनिक में है। और उसके अलावा जितने भी है ना, वो सारे किस में है? प्राचीन में। क्लासरूम में पढ़ाने वाले दो ही लोग मिले हमें, ये दोनों क्लासरूम में जाके पढ़ा के आए हैं। अरे आवाज नहीं। हो गया क्या? लिख लिया ये? हेडिंग लगाओ अधिगम के प्रकार। हेडिंग लगाओ अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। आवाज नहीं करनी है। लिख लिया क्या? अधिगम के प्रकार। सबसे पहले लिखो डेविड आसुबेल के अनुसार। डेविड आसुबेल के अनुसार। नहीं, लिखना नहीं है। ये आपके लिए सवाल बनाया है मैंने, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपका थोड़ा दिमाग लगे इस पर। हाँ, सुनिएगा ध्यान से, है ना। निम्न में से कौन सा प्रकार डेविड आसुबेल ने सीखने का नहीं बताया? फेंकना नहीं है। डेविड आसुबेल के अनुसार कौन सा प्रकार नहीं है? नहीं फेंकना है बिल्कुल भी। आपको तो याद है ना, आपका आपका डेविड आसुबेल आ गया है ना। अब तो खुश होंगे आप। हाँ, नहीं है। अरे डेविड आसुबेल ने सीखने के चार प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? चार प्रकार बताए हैं। और मैंने आपको पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है। मैंने पांच लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ऑप्शन बी, हाँ। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, ई, बहुत बढ़िया। अब लिखो, लिखो। डेविड आसवेल के अनुसार लिखा है, डेस लगा के लिखो। इन्होंने सीखने के चार प्रकार बताए। इन्होंने सीखने के चार प्रकार बताए। सीखने के चार प्रकार बताए।
नंबर एक लिखो, नंबर एक लिखो, रटकर सीखना, रटकर सीखना। लिखो, कंफ्यूज दूर कर दूंगा मैं। तो अभी मैं ही लिखवा रहा हूं, तो दूसरा कौन लिखवा रहा है? लिखो, रटकर सीखना, रोट लर्निंग। रटकर सीखना लिखो। इन्होंने, इन्होंने इसमें लिखना है, हाँ, रटकर सीखने में लिखना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोट लर्निंग। लिखो, इन्होंने रटकर सीखने को, रटकर सीखने को अस्वीकृत किया है, अस्वीकृत किया है। रटकर सीखने को अस्वीकृत किया है। नंबर 2 लिखो। नहीं है समझ में? अरे ये कह रहा है कि बालक के सीखने का एक तरीका तो होता है। मेरी औकात इतनी तो नहीं है कि मैं रटकर सीखने को दुनिया से समाप्त कर दूं, लेकिन ये कह रहा है कि मेरा मानना यह है कि बालक को रटकर नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि इसने सिद्धांत में बताया था, और सिद्धांत क्या होता है? मानना होता है। यह कह रहा है कि मेरे अनुसार व्यवहारवादियों की तरह रटकर नहीं सिखाया, लेकिन रटकर सीखना, सीखना तो होता है, सीखा तो जा सकता है ना रटकर। यह कह रहा है कि मैं इसको प्रिपेयर नहीं करता हूं, मैं इसको प्रिपेयर नहीं करता हूं। इसका मतलब इसने रटकर सीखने को सीखने का एक प्रकार तो माना है, लेकिन इसने स्वयं ने अपने सिद्धांत को रटकर सीखने के अनुसार नहीं मानना है। नहीं है समझ में? अरे सीखने का प्रकार तो है, लेकिन ये कहेगा ऐसे नहीं सीखना चाहिए। समझ पा रहे? अच्छा, एक बच्चे को सुधारने का तरीका उसको 2 डंडे मारकर है तो सही, लेकिन मैं कहता हूं मेरे अनुसार उसको डंडे नहीं मारने चाहिए। इसका मतलब डंडे नहीं मारना दुनिया से खत्म हो गया क्या? है तो सही ना। बालक रटकर सीख तो सकता है ना। क्या ये इसके हाथ में है कि डेविड आसुवेल के इसको खत्म ही कर दे? ये एक जादू फेंके न बोले ये लो, अब आज के बाद बालक रटकर सीख ही नहीं पाएंगे? सीख तो पाएंगे ना। सीखने का प्रकार तो होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये कह रहा है मेरे अनुसार नहीं सीखना चाहिए। समझ पा रहे? आराम से समझ गए ना? ये जो आपने गलती की है ना, ये पूरे कंपटीटरों ने की थी, राजस्थान के सब कंपटीटरों ने। डेविड आसुवेल के प्रकार बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग, केवल ये पढ़ते हैं डेविड आसुवेल का सिद्धांत, और उसमें पहली लाइन लिखते हैं कि इसने रटकर सीखने को अस्वीकृत कर दिया था। पहली लाइन यही पढ़ते हैं, रटकर सीखने को अस्वीकृत कर दिया। एग्जामिनर थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने कहा डेविड आसुवेल के अनुसार कौन सा सीखने का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए में दिया रटकर सीखना। सबने ठोक के आए, बोले रे यार कितना आसान सवाल है हैं? टोटल ठोक के आए। कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा था माइनरी जो गलती से संप्रत्य को करके आया था, जो गलती से करके आया था, और बाकी तो सब के सब रट के। मतलब जिन्होंने पढ़ रखा था ना, उनका तो एक का ही सही नहीं हुआ। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था, इसका नाम ही नहीं सुना था ना कभी, उनके कोई तुक्का सही हो गया तो अलग बात है। समझ रहे हैं ना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? कि अपने को यह ध्यान रखना है कि रटकर सीखना, सीखना तो होता है, लेकिन यह कहता है मेरे अनुसार ठीक है नहीं। लिखो नंबर 2, अभिग्रहण सीखना। रिसेप्टिव लर्निंग या रिसेप्शन लर्निंग, अभिग्रहण सीखना। दिखाई दे रहा है क्या? रिसेप्शन लर्निंग हो गया। अच्छा अब सुनिएगा, रटकर सीखना तो क्या होता है? रटकर सीखने में तो बालक खुद करके सीखता है। रटकर सीखना मतलब व्यवहारवादियों के अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार कोई बालक को समझाता है क्या? अपने आप क्रिया करके सीखता है कि नहीं सीखता है? वो तो रटकर सीखना है। ये कह रहा है व्यवहारवादियों के अनुसार बालक को कभी भी क्रिया करवा के तो
मतलब अपने आप करके सीख जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रटकर सीखना तो क्रिया करके सीखना हो गया। अब अभिग्रहण सीखना जो होता है ना, उसमें होता है रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव यानी किसी चीज को ग्रहण करना। अब ग्रहण बालक हो सकता है वो सुनकर करे, हो सकता है वो देख कर करे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कुछ बोल रहा हूं, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं मस्तिष्क में। मैं बोल रहा हूं, उसको ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मैं यह लिख रहा हूं, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दो तरीके से आप ग्रहण कर सकते हैं, या तो सुनकर कर सकते हैं या लिख कर सकते हैं। यह कहता है कि ग्रहण तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ग्रहण की गई चीज है ना, उस पर दो तरीके हैं। चाहो तो उसको रटकर सीख लो, चाहो तो उसको समझकर सीख लो। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं ना कि भाई ये व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत है, ये संज्ञानवादी अधिगम के सिद्धांत है, ये मानवतावादी अधिगम के सिद्धांत है, और मैं साथ में समझा भी रहा हूं। आपकी मर्जी है तो समझ के सीख लो, और आपकी मर्जी है तो उसको ऐसे का ऐसे रट लो। इसका मतलब है कि ये रटना व्यवहारवादियों का नहीं है। अभिग्रहण द्वारा जो रटता है ना, ये व्यवहारवादियों का नहीं है, ये तो मेमोरी में धारण करना है। अब मेमोरी में धारण वो समझ के करता है उसको, या बिना समझे ही कर लेता है। देखो, व्यवहारवादियों द्वारा जो रटकर सीखा जाता है ना, वो अलग मैटर है, और अभिग्रहण के बाद रटकर सीखा जाता है ना, वो अलग है। हैं? दोनों ही मैटर नहीं है, दोनों ही अलग अलग मैटर है। आप तो इतना ध्यान रखना कि लिखो, एक लाइन लिखो, अभिग्रहण सीखना। लिखो, बालक किसी विषय वस्तु को, बालक किसी विषय वस्तु को देखकर या सुनकर ग्रहण कर सकता है। देखकर या सुनकर ग्रहण करता है। किसी विषय वस्तु को देखकर या सुनकर ग्रहण करता है। उसके बाद वह उसे रटकर या समझकर सीख सकता है। रटकर या समझकर सीख सकता है। हो गया ना? मतलब अभिग्रहण करने के बाद भी बालक या तो रट सकता है या समझ, दो ही तरीके से कर सकता है, या तो रटेगा या समझेगा। तीसरा लिखो, अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंग MEANINGFUL। एक बार हो रहा है ना, बिल्कुल मतलब डिपेंडेंट हो जाओ। थोड़ी देर बाद में कहोगे तुम लिख के ही चले जाओ। ऐसा नहीं कहेंगे? अरे वाह गणेश वाह। अरे अरे, इतना क्या हो गया था यार, मैंने गणेश से बातचीत की है। हाँ हाँ, नहीं है डोल नहीं है तुम्हारा। तुम मतलब रेस्ट का तो डोल ही नहीं है। लिखो तुम, लिखो तुम, लिखो। देखो, एक तो तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, आपस में तुम्हारा समन्वय ही ठीक नहीं है। एक किसी के बारे में कुछ कहते हैं, दूसरा उछल के पड़ता है। हैं? काई का प्रेमचारा है ये? ये तो ठीक है, नजदीक नहीं था चौराहा। लिखो, अर्थपूर्ण अधिगम। लिखो, आसुवेल का सिद्धांत, आसुवेल का सिद्धांत इसी प्रकार पर आधारित है। आसुवेल का सिद्धांत इसी प्रकार पर आधारित है। इसी प्रकार पर आधारित है। समझ गए क्या? मतलब किसी भी शब्द को कैसे सीखना,
समझकर सीखना, मतलब उसको मीनिंगफुल सीखना। समझकर सीखना ही मीनिंगफुल होता है। और डेविड आसवेल ने अपने सिद्धांत में इसी की तो बात की है ना। अर्थ, हाँ पहले कर रहा था ना, याद करो। प्रकार ही बताए इसने, केवल एक ही के पर आधारित है, बाकी तो इसने प्रकार ही बता दिए हैं। छोरा पूछ रहा है कि सर आप 10 बजे क्लास लेते हो ना सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की नहीं लेता हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड की लेता हूं, 10 से 11 बजे तक शाम को, ऑनलाइन यूट्यूब पर, यूट्यूब पर लेता हूं सुबह 7 बजे से। मैं आत्म सिद्धि की आवश्यकता को पूरी करने के लिए चल रहा हूं, वो मैं बताऊंगा आपको ना क्या होती है नींद। देखो आपको मैं वहां बताता था ना, वहां बताता ना, मैंने कहा अपना एक सिस्टम है, धूल खाओ तो 2 बार बरबर खाओ, या फिर खाओ मत। लिखो लिखो लिखो, हाँ क्या लिखा है। अब थोड़ा बीच में, और आजकल क्या है कि थोड़ा थोड़ा आने गड़बड़ और होने लग गया। गड़बड़ क्या, आप थोड़ा सा उम्र दराज होने से, थोड़ा बैठे रहने से हल्का हल्का पेट और बढ़ने लग गया, बढ़ रहा है ना, इसलिए फिर जिम और जाना पड़ता है 8:30 से 9:30 तक। मतलब इतना तो नहीं, लेकिन वो जिम में चले जाए, थोड़ा बहुत उछल कूद के आए तो ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, अब संतोष मिल जाए। बाकी इतना कुछ भी नहीं कि वो कैलाश जी वो करते रहते हैं अपना वो काम, वो उनका चलता रहता है, और मैं उनको देखता रहता हूँ। बेटा थोड़ा कभी ये इसको उठाता हूँ, कभी इसको उठाता हूँ, थोड़ा थोड़ा है। हाँ सैटरडे संडे मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं, कहाँ मैडम साथ, हाँ मैडम नहीं, ये यही फैकल्टी वाले जाते हैं। मैडम यहाँ कहाँ है, मैडम साथ जाते हो हैं। तो यहाँ तो मैं, अब तो लेकर क्या पूछना चाह रहा है तुम, हैं लोग कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसे ही पूछना। मैं यहाँ ऐसे ही 5-10 दिन दौड़ भाग के आता हूँ यहाँ, समझ गया ना। हाँ लिखो लिखो, तुम लिखो। अरे तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा तब तक, इसीलिए तो मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ ना कि 2-2 3 दिन क्लास चलती रही तो कोर्स टाइम पे हो जाए, फिर बीच में समस्या नहीं आए, अपने अवरोध नहीं आए। लिखो क्या लिखा है। तीसरा लिख दिया ना, चौथा लिखो अन्वेषण सीखना। अन्वेषण को डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवरी, डिस्कवरी लर्निंग लिख दिया। अच्छा डिस्कवरी मतलब खोज करना होता है ना, डिस्कवरी मतलब खोज करना होता है कि नहीं होता है, इसलिए इसको खोजपूर्ण अधिगम भी कहते हैं, मतलब खोज लर्निंग भी कहते हैं ना इसको, सीधा सीधा की डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण सीखना, अन्वेषण मतलब ही क्या होता है, खोज करना होता है। अच्छा इस प्रकार का सीखना होता है ना, ये बालक खुद स्वयं सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, इसका मतलब इसमें बालक कोई खोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस प्रकार के सीखने में बालक किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। यदि आपको पूछे कि डेविड आसवेल के अनुसार कौन से प्रकार का सीखना समस्या का समाधान करता है, अन्वेषण सीखना। समस्या के समाधान पर आधारित है कि नहीं है, लिख लो। इस प्रकार का सीखना, इस प्रकार का सीखना, इस प्रकार का सीखना समस्या समाधान पर आधारित है। इस प्रकार का सीखना समस्या समाधान पर आधारित है। क्या संवेदी अधिगम, अन्वेषण, किसी समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अंतर्दृष्टि, इनसाइट, क्या करना पड़ेगा? इनसाइट। हो गया रवाना, चलिए जाइए।